नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते वाले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय सेना का यानी कि इंडियन आर्मी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी अब 50 रनवे इंडिपेंडेंट रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को खरीदने वाली है किसी प्राइवेट सेक्टर की फर्म से, जो कि दिन और रात और किसी भी मौसम में यानी कि ऑल वेदर कंडीशन में स्टैटिक और डायनामिक टारगेट का डेटा देंगे और इसके इस्तेमाल से हमारी आर्टिलरी सिस्टम और रॉकेट्स की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों इन्हें रैप्स कहा जाता है। इन रैप्स की रेंज 100 किलोमीटर होगी और ये ट्रांसपोर्टेबल भी होंगे ताकि इन्हें आसानी से किसी भी व्हीकल माउंटेड सिस्टम पर डिप्लॉय किया जा सके। साथ ही इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगाया जाएगा और यही नहीं, इसके अलावा इसमें लेजर टारगेट डेजिग्नेटर्स, वाइड एरिया मोशन इमेजरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना साफ तौर पर कह चुकी है कि वे दूसरा विमान वाहक यानी कि जो सेकंड स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे वो भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे और इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। और ये जो दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए जाएंगे ताकि ये नेवल ऑपरेशंस को और अच्छे तरीके से कर सकेगा और खास करके इसमें डेक बेस्ड जो यूकैफ है उन्हें ये ऑपरेट कर सकेगा। आपको मैं बता दूं कि भारतीय नौसेना और डीआरडीओ डेक बेस्ड यूकैफ प्लेटफॉर्म के लिए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत इसके कॉन्फ़िगरेशन को लेकर है। और इंडियन नेवी जो घातक यूकैफ प्लेटफॉर्म है उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, जो कि ड्राई कावेरी इंजन से संचालित होगा और कावेरी इंजन का जो सर्टिफिकेशन है वो 2025 तक पूरा हो जाएगा। और इसी बीच यूकैफ की जो फंक्शनल स्केल प्रोटोटाइप है उसकी टेस्टिंग 2028 से शुरू हो जाएगी। यानी कि भारतीय नौसेना जो अपना दूसरा विमान वाहक पोत है उससे यूकैफ प्लेटफॉर्म से उनको संचालित करेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और HAL अब हेल क्लास के यूएवी का डिजाइन इस साल के अंत तक फाइनल कर देंगे और इसके प्रोटोटाइप का जो इंजीनियरिंग टेंडर प्रोसेस है वो 2024 में शुरू होगा और पहला प्रोटोटाइप 2025 में रोल आउट होगा। और ये हेल क्लास का जो यूएवी है उसका इंड्योरेंस टाइम 25 घंटों का होगा और इसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स बनेंगे भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को लेकर आ रही है। कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत रशिया के साथ बातचीत कर रहा है 6 TU-160 ब्लैक जैक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की खरीद के लिए और इससे भारत की दुश्मनों के एयरबेस और वॉरशिप पर हमला करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। यही नहीं, ये जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं वो समुद्र में पेट्रोलिंग भी करेंगे। TU-160 की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, लेकिन मिड एयर रिफ्यूलिंग के माध्यम से इसकी रेंज को और बढ़ाया जा सकता है। इसकी टॉप स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके जो हथियार हैं वो इसके 2 इंटरनल वेपन बेस में होते हैं और हर इंटरनल वेपन बे 20,000 किलोग्राम के फ्री फॉल वेपन्स को स्टोर करता है। साथ ही इसमें रोटरी लॉन्चर भी है जो कि परमाणु मिसाइल तक को भी दाग सकता है। इसके अलावा इसमें एंटीशिप मिसाइल को भी लगाया जा सकता है इसके एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर। दोस्तों ये बात तब सामने आई है जब हाल ही में अमेरिका ने भी भारत को अपने B-1B लांसर की पेशकश की है, जिसे कि एरो इंडिया 2023 में भी प्रदर्शित किया गया था और कोप इंडिया 2023 जो जॉइंट एक्सरसाइज थी उसमें भी अमेरिका का ये जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है वो भारत आया था। हालांकि खबरें तो ये भी आ रही थी कि भारत अमेरिका से इन बॉम्बर्स को लीज पर लेने की बातचीत कर रहा है। फिलहाल तो हम इंडियन एयरफोर्स के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं और जहां तक इन बॉम्बर्स को खरीदने की बात या फिर लीज पर लेने की बात कही जाती है तो मैं पर्सनली बताना चाहूंगा कि अभी हम उस कंडीशन में है नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास बजट लिमिटेड है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रशिया से बातचीत होती है तो रशिया और भारत के बीच में अभी भी जो पेमेंट गेटवे है वो फंसा पड़ा है और अमेरिका का हाल आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर वैसे आपको क्या लगता है कितने % चांसेस हैं कि भारत अमेरिका या फिर रशिया से स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को खरीदेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ATS ने DRDO के जो सीनियर लैब डायरेक्टर है जिसे कि गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ की है और पता चला कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जिसने कि DRDO के इस अधिकारी को अपने जाल में फंसाया था उसने साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर अधिकारी को भी इसी तरीके के जाल में फंसाया है और ये जो ऑफिसर है वो बेंगलुरु में तैनात है और उसने ATS के सामने अपना स्टेटमेंट रखा है और अभी भारतीय वायुसेना के अधिकारी इस अधिकारी की इंट्रोगेशन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेह एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान
C-17 ग्लोमास्टर में खराबी आने की वजह से यात्री विमानों का संचालन बंद कर दिया गया है। ग्लोमास्टर के रनवे पर फंसे होने की वजह से दूसरे विमान ना तो लैंड कर पा रहे हैं और ना ही उड़ान भर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि C-17 ग्लोमास्टर में तकनीकी खराबी आ जाने के बाद रनवे को बंद करना पड़ा। वायुसेना का ये विमान सुबह नियमित रखरखाव के लिए लेह एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। लैंड करने के बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से रनवे अवरुद्ध हो गया है। वहीं कुछ अधिकारियों का कहना है कि ग्लोमास्टर में आई तकनीकी समस्या कोई गंभीर नहीं है और जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा और कल से एयरपोर्ट पर यात्री विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना अब परमानेंट अपनी उपस्थिति यानी कि स्थायी उपस्थिति को हिंद महासागर में बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा काम कर रहा है और चाइना के ये जो रिसर्च वेसल्स आते जाते रहते हैं, आप सब जानते हैं कि ये गुप्त जासूसी का काम करते हैं और ये लगातार इस तरह हिंद महासागर की यात्रा करते हैं। और इसके अलावा चाइना इस क्षेत्र में एंटी पायरेसी ऑपरेशन की आड़ में अपने युद्धपोतों को भी लगातार यहाँ पर तैनात रखता है। और चाइना की ये जो गतिविधियां हैं वो हिंद महासागर में आने वाले समय में, या अब आप कह सकते हैं कि उसने एक स्थायी उपस्थिति करनी शुरू कर दी है इस क्षेत्र में। यानी दोस्तों, मकरान तट के साथ विशेष रूप से बलूचिस्तान तट से दूर चाइना विभिन्न पहलुओं जैसे कि वाटर प्रोफाइल पर डेटा इकट्ठा करने के उद्देश्य से समुद्री प्लव तैनात कर रहा है और ये पल्व सेंसर के रूप में काम करते हैं और एक ग्राउंड स्टेशन को सूचना भी प्रसारित करते हैं, जिसे कि चाइना सरक्रिक क्षेत्र में तैयार कर रहा है, जो कि भारतीय तट से ज्यादा दूर नहीं है। और एक बार चालू होने के बाद स्टेशन सेंसर से डेटा प्राप्त करने लगेगा और इसे वापस चीन भेज देगा। इस साइट का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और चीन के जो टेक्नीशियंस हैं वो इस क्षेत्र में कई बार आ चुके हैं और हिंद महासागर में चाइना के इन रिसर्च वेसल्स और युद्धपोतों की उपस्थिति ने क्षेत्रीय हितधारकों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि दोस्तों, भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और चाइना की इस बढ़ती हुई उपस्थिति और उसकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी सतर्क है। भारत सरकार ने चीनी गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, लेकिन भारत जैसे देशों को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखने की जरूरत है और इसीलिए समुद्री डोमेन में भारत को जागरूकता, खुफिया जानकारी साझा करने और समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और इंडोनेशिया वर्तमान में एक वायुसेना द्विपक्षीय समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग के क्षेत्र में अपने दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ाना है। इस साल के अंत में यह हस्ताक्षर किए जाने वाले हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होंगे और दोनों ही देश संयुक्त हवाई अभ्यास भी करेंगे। इस सहयोग के माध्यम से दोनों देश अपनी संबंधित वायुसेना को मजबूत करना चाहते हैं और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा में अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल इंडोनेशियाई एयरफोर्स के पास Su-27 और Su-30 जैसे फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा उनके पास सप्लीमेंटेड 33 यानी कि 33 F-16 फाइटिंग फॉल्कन्स भी हैं। और एक बार इस संधि पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो दोनों ही वायुसेनाएं संयुक्त वायु अभ्यास में हिस्सा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सीबीआई ने डीआरडीओ और सेना के बारे में संवेदनशील जानकारी को इकट्ठा करने और उसे विदेशी खुफिया एजेंसियों को साझा करने के आरोप में एक फ्रीलांस पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। खबर ये आ रही है कि विवेक रघुवंशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि विवेक रघुवंशी ने डीआरडीओ और सेना की परियोजनाओं का संवेदनशील और मिनट विवरण एकत्रित किया और उन्हें विदेशों की खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया। सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि एजेंसी ने जयपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12 जगहों पर तलाशी लेनी शुरू की है। कुछ संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्माण में रेलवे ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में उरी के सीमावर्ती शहर को अपने नेटवर्क में जोड़ने का फैसला कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि प्रस्तावित लाइन के लिए ग्राउंड और एरियल सर्वेक्षण 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और काम इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। और एक बार दोस्तों ये परियोजना पूरी हो जाती है तो उसके बाद उरी का सीमावर्ती क्षेत्र रेलवे से जुड़ जाएगा, जिससे कि नागरिक और सुरक्षा दोनों उद्देश्यों को लाभ होगा। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में 50 किलोमीटर लंबे बारामूला उरी खंड पर काम शुरू होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सर्वेक्षण के लिए टेंडर भी मंगवाए गए हैं। बारामूला से उरी तक का कुल ट्रैक 50 किलोमीटर का होगा, जो वर्तमान में चल रहे रेलवे के 130 किलोमीटर लंबे बनिहाल बारामूला सेक्शन से जोड़ा जाएगा। 2002 में जम्मू और बारामूला को जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना के रूप में
स्वीकृत 356 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के अतिरिक्त होगा। भारत सरकार ने कहा है कि 2024 के अंत तक कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक प्रेस रिलीज के अनुसार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 814 करोड़ रुपए के आयात प्रतिस्थापन मूल्य के साथ 164 वस्तुओं का दिसंबर 2022 तक स्वदेशीकरण किया जाना था। इस लक्ष्य को समय सीमा के भीतर हासिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इससे पहले भी 1756 करोड़ रुपए के आयात प्रतिस्थापन मूल्य के साथ 2572 वस्तुओं के सफल स्वदेशीकरण को अधिसूचित किया गया था और अब 164 अतिरिक्त वस्तुओं की अधिसूचना के साथ दिसंबर 2022 तक स्वदेशी वस्तुओं की कुल संख्या 2736 हो गई है, जिसका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 2570 करोड़ रुपए है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच हुए एक बड़े टकराव को लेकर, और ये बात 2021 की है, जिसमें ये कहा गया है कि चीन और अमेरिका ने 2021 की शुरुआत में हांगकांग से मात्र 150 किलोमीटर दूरी पर दोनों के बीच एक भीषण टकराव हुआ था और स्थिति को तेजी से संभालते हुए अमेरिका ने एक साहसिक कदम उस दौरान उठा लिया और अमेरिका ने अपने तैरते हुए सुनार को बीजिंग के हाथों से पकड़े जाने से रोकने के लिए उसे तुरंत खत्म कर दिया ताकि इससे एकत्रित हुआ डेटा चाइना के पास ना पहुंच जाए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, वैज्ञानिक काफी गंभीरता से इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि पृथ्वी पर पानी कहां से आया। कई शोधों में यह अनुमान लगाया गया कि हमारे सौर मंडल में घूम रही चट्टानें, जिनमें कि एस्ट्रॉइड्स या फिर धूमकेतु हैं, वो पृथ्वी पर पानी लाए होंगे। इस अनुमान को अब और बल मिल चुका है क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे नए धूमकेतु को देखा है जिसके आसपास पानी है। ये धूमकेतु बृहस्पति और मंगल के बीच मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जेम्स वेब ने मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक धूमकेतु के आसपास वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प का पता लगा है। इससे पता चलता है कि हमारे सौर मंडल के शुरुआती समय में मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में पानी की मौजूदगी बर्फ के रूप में रही होगी और धूमकेतु के आसपास इन वाटर वेपर्स की जो खोज है वो इस सिद्धांत की ओर इशारा करती है कि पृथ्वी पर पानी ऐसी ही चट्टानों के द्वारा पहुंचाया गया होगा। हालांकि इस धूमकेतु में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। फरवरी में एक रिपोर्ट सामने आई थी जब खगोलविदों की एक टीम ने एस्ट्रॉइड की एक नई कैटेगरी की खोज की जो हमारे सौर मंडल की संरचना के बारे में नई जानकारी दे सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एस्ट्रॉइड्स की जिस नई कैटेगरी का पता लगाया था वो आउटर एस्ट्रॉइड बेल्ट में है। कहा यह जा रहा है कि इन चट्टानों में पानी की काफी अच्छी मात्रा है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।